गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 10 ध्वनि। अपने आसपास हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है, जैसे कि स्कूल में बजने वाली घंटी, पक्षियों का चहचहाना, बादलों का गरजना, मोटर गाड़ियों की ध्वनि इत्यादि। धातु के खाली बर्तन के गिरने पर उत्पन्न तेज ध्वनि भी हम सुनते हैं। हारमोनियम से आने वाली मधुर ध्वनि से हम परिचित हैं। कक्षा में सभी छात्रों के एक साथ जोर जोर से बोलने पर हमें अच्छा नहीं लगता। ये सभी जो उदाहरण दिए गए हैं, कोई धीमी है तो कोई तेज ध्वनि है। कोई ध्वनि हमारे कानों को प्रिय लगती है तो कोई अप्रिय लगती है। आइए ये जानने का प्रयास करें कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके लिए हम एक उदाहरण है कि हमारे स्कूल में जो घंटी होती है, उसमें जब हथौड़ा से उसमें जब क्या किया जाता है, उसको ठोका जाता है तो उसमें से आवाज़ उत्पन्न होती है ना। इसमें कंपन होता है, और जब कंपन बंद हो जाता है तो ध्वनि हमको सुनाई देना बंद हो जाती है। ये एक उसका उदाहरण है। यहाँ पर ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है और कैसे उत्पन्न होती है। तो जब कंपन समाप्त हो जाती है तो हमको ध्वनि नहीं सुनाई देती। कुछ स्थितियों में यह कंपन हमें आसानी से दिखाई भी देते हैं, और कुछ अधिकांश स्थितियों में यह हमें इतने क्षीण होते हैं कि हमको दिखाई भी नहीं देते हैं। कंपन का आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक क्रियाकलाप देखते हैं। हम यदि स्केल या साइकिल के स्कोप के एक सिरे को मेज के किनारे पर कसकर दबाते हैं, जैसे कि ये चित्र में दबा हुआ है, तो और धीरे से दूसरे छोर को नीचे दबाते हुए छोड़ देते हैं तो वो कंपन करने लगता है, जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है। इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब मेज पर स्पोक या स्केल के स्वतंत्र सिरे की लंबाई को बदलकर प्रयोग को दोहराते हैं। यहाँ स्केल या स्पोक की गति दोलन गति है, और स्पोक नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे आता है और कुछ समय तक इस प्रकार की गति करता है। तो ये क्या है, आयाम होता है। देखते हैं हम कैसे। जब स्पोक या स्केल अपनी माध्य स्थिति क से ख तक जाता है और फिर क से होते हुए ग तक जाता है, जाकर पुनः वो क में वापस आता है, तब हमें यह कंपन या दोलन, एक कंपन या दोलन कहेंगे इसको। स्पोक या स्केल अपनी माध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी ख अथवा ग तक जाता है तो उसे कंपन या आयाम कहते हैं। क से ख या क से ग तक की दूरी बराबर होती है। स्पोक या स्केल पर कम या अधिक बल लगाकर आयाम को कम या अधिक किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं आवृत्ति क्या होती है। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितनी बार कंपन करती है उसे कंपन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज से मापा जाता है। मात्रक हर्ट्ज वैज्ञानिक हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में रखा गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आवर्तकाल क्या होता है। कंपन करती हुई वस्तु को एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, और इसे सेकंड में मापा जाता है। आवृत्ति और आवर्तकाल में निम्न संपन्न होता है। आवृत्ति बराबर होता है एक आवर्तकाल। उसके बाद हम देखेंगे ध्वनि और माध्यम। जब किसी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह कंपित होती रहती है। उसके कंपन अपने आसपास की हवा को कंपित कर देते हैं। हवा से होते हुए कंपन जब हमारे कान तक पहुँचते हैं तब यह हमारे कान के पर्दे को कंपित कर देते हैं। इस प्रकार हमें ध्वनि सुनाई देती है। कंपन करने वाली वस्तु से हमारे कानों तक कंपनों को पहुंचने के लिए आवश्यक है कि यह वस्तु और हमारे कान के बीच कोई न कोई माध्यम उपस्थित हो। उसके बाद हम ये देखेंगे क्रियाकलाप। एक क्रियाकलाप में हम ये देख रहे हैं, एक मेज है और मेज के एक किनारे पर एक बालिका है जो है वो अपने कान को मेज के सिरे पर टिका कर रखी है, और दूसरी जो बालिका है वो दूसरे तरफ से उसको क्या कर रही है, आवाज़ कर रही है। तो उसकी ध्वनि जो है उसको क्या कर रही है, वो महसूस कर रही है, आवाज़ को सुन रही है। तो ये क्यों होता है, कंपन के कारण उसको यहाँ तक सुनाई दे रही है, कोई माध्यम के कारण उसको सुनाई दे रही है। अगर माध्यम नहीं है तो उसको सुनाई नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि क्रियाकलाप 6। इसमें हम देखते हैं कि उपरोक्त क्रियाकलाप जो है आवश्यक सामग्री में हम ये देखेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ध्वनि हम कैसे सुन सकते हैं। ध्वनि के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसके द्वारा ही हम ध्वनि को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।